कि जबकि मेरे पैर पे स्वेलिंग है, उसके बावजूद क्योंकि अदालत ने तलब किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। मैंने 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाज़े कहा है कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। एक दफ़ा वजीराबाद, दूसरी दफ़ा 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। आपने क्यों निकलना है? क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है। वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में, वो डरे हुए इलेक्शन से, उसकी वजह से वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुतफ़िका इलेक्शन से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात की मुबैना नाकामी के बाद मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ पर पहुँच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया और 2 टोक अल्फाज में ये बताया है कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म अपनी जगह मौजूद है, मगर इससे पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पार्लियामेंट का मोर्चा संभाल लिया है और आला अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं। चीफ जस्टिस को ऐवान में तलब करने और जजेस का एहतसाब करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 10 साल का ऑडिट करने के लिए नोटिस जारी किया है और 16 मई को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया और साथ ही वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि अगर रजिस्ट्रार पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने भी ये धमकी दी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और कुछ जजेस इंतज़ामी हुक्म पर बहाल हुए हैं और अब इंतज़ामी हुक्म पर रुखसत भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में ये इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम कारकुन हफ्ते की शाम को यानी 5:30 बजे बाहर निकलें और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती करें। इसी मुनासबत से आज का जो पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग क्या मकासद हासिल हो पाएंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कल सूबाई इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है। इससे पहले गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चीफ जस्टिस और जजेस के एहतसाब के मुतालबे हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के इकदाम करके हुकूमत अपने मकासद हासिल कर पाएगी जो करना चाह रही है? जी देखिए, हुकूमत अपने मकासद अगर हल अचीव कर पाए या ना पाए, एक चीज़ जो है वो जाहिर है डेमोक्रेसी में आइन कानून की बालादस्ती ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं और एक पार्लियामान के अंदर जो है वो अपोजिशन का होना जो है वो ज़रूरी होता है। इस वक्त आप ये देखें कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसने इलेक्शन ना कराने का तहिया कर रखा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को सर्कुमेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कल आप देख लें, यानी जो भी कानून साजी इस वक्त पार्लियामेंट में हो रही है वो कानून साजी बेसिकली सेल्फ सर्विंग कानून साजी हो रही है और ये गवर्नमेंट जब से भी आई है, पीडीएम की गवर्नमेंट, इसने सेल्फ सर्विंग कानून साजी की है। तो इसके ऊपर सवालात उठते हैं। ये अगर अपोजिशन की तरफ से जो है सवालात उठाए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये सवालात ज़रूर उठेंगे, क्योंकि अगर नैब के कवानीन में तरमीम की गई तो उसका फ़ायदा किसको हुआ वो यानी सामने आ गया। आपके जजेस के रिमार्क्स उस पर सामने आए कि इसमें जो है वो 80% फ़ायदा जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को हुआ। इसके साथ जब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो इलेक्शन के ऊपर जो है वो उठाती है, वो उस केस को उठाती है, तो उस वक्त जो है चीफ जस्टिस की सू मोटो लिया जाता है। तो चीफ जस्टिस के पावर्स को कर्टेल करने के लिए एक कानून जो है वो आ जाता है। कल जो है वो एक और चीज़ सामने आई
कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है वो तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट। जिस तरमीम के मुताबिक होगा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा उसके पास ये इख्तियार होगा और गवर्नर और प्रेसिडेंट का इख्तियार जो है वो उसको कर्टेल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इस जगह पे अगर हम ये देखें कि जो पीटीआई है उसका जो नुक्ता नज़र है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईसीपी जो है वो गवर्नमेंट की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। तो इसको फर्दर जो है मेरे ख्याल में ये तक़वियत मिलती है, क्योंकि आप ये देख लें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मई में इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी किया तो उसके बाद ईसीपी ने जो है वो उसके लिए फंड्स भी मांगे, उसके लिए सिक्योरिटी भी मांगी, सब कुछ हो गया। लेकिन कल हमने ये देखा कि ईसीपी ने जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ही चैलेंज कर दिया और ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है, क्योंकि ये सोलली जो है वो इख्तियार जो है वो ईसीपी के पास है। तो ये जाहिर हो रहा है कि ये गवर्नमेंट इस वक्त इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही और इंतखाबात नहीं करवाने का मकसद भी यही है। आप ये देख लें, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बारहा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने ये कहा कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कुर्बान कर दिया है। पॉलिटिकल कैपिटल कैसे कुर्बान किया आप ये देख लें। इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई बुरी है और मेरा नहीं ख्याल कि इस माशी कारकर्दगी के साथ इस स्कोर कार्ड के साथ जो है वो गवर्नमेंट आवाम के पास जा सकती है और उनको वोट, और यही वजह है आप देख लें जितने भी सर्वेज आए हैं उन सारे सर्वेज में यही दिखाया जा रहा है कि पीटीआई और इमरान खान जो है वो इलेक्शन अभी हो या वो अक्टूबर में हो वो जीतेगी। तो मेरे ख्याल में अब जमहूरियत में जो जमहूरी तरीका है वो यही है कि पीडीएम की गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ ये कि इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करे, वो आए, वो अवाम के पास जाए और अवाम को ये इख्तियार दे। हमने ये भी देखा कि जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी वो तो इमरान खान साहब को जो है वो तो पाकिस्तान की सियासत से ही आउट करना चाहते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनसे मुज़ाकरात की बात कर रही है। तो इमरान खान को सियासत से आउट करना मेरे ख्याल में ये ना किसी सियासी जमात को कहना चाहिए, ना इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहिए, ना अदालत को कहना चाहिए। जमहूरियत में जो किसी को सियासत से आउट करना या सियासत में लेके आना ये जमहूर का काम है, ये किसी अदारे का काम नहीं, ये किसी फर्द वाहिद या एक जमात का काम नहीं। इस वक्त जो भी कर रही है पीडीएम की गवर्नमेंट, जो भी कर रही है, मेरे ख्याल में ये इनके लिए आगे मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। ये वो जो आइन की बालादस्ती की, जो जमहूरियत की, जो कानून की पासदारी की बातें करते रहे हैं, जी आज वो आइन को, कानून को और सब कुछ को जो है वो अपनी जाती अनाओं की भेंट चढ़ा चुके हैं और जो इलेक्शन है वो उससे बाज़ाहिर लग रहा है कि वो फरार इख्तियार कर रहे हैं। सही है जी। आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? बाज़ाहिर यही लग रहा है कि ये फरार इख्तियार कर रही है हुकूमत और इसके लिए इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जो एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक ऐलान जंग की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये महज हुकूमत अपने फ़वाइद के लिए ये इक़दामात उठा रही है? तो क्या अपने इक़दामात से जो वो हासिल करना चाहते हैं अपने मकासद वो हासिल कर पाएंगे? फिर देखें, सियासत से कोई किसी को आउट नहीं कर सकता और सियासत से कोई अपने आमाल से ही जाता है। मैं आप चाहें किसी को पसंद करे ना करे, फैसला लोगों ने करना है और इमरान खान लोगों की पसंद है, उस पर मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा, ये लोगों का फ़ैसला है। नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने के बावजूद क्या उसे सियासत से ख़त्म कर दिया गया? नहीं किया जा सका। सीटें कम और ज़्यादा तमाम सियासी जमातों की होती हैं। असल इशू ये होता है कि आप आवाम में रहते हैं, आप आवाम में मार खाते हैं, आप आवाम से वोट लेके जीतते हैं। अब इनमें 2-3 इश्यूज हैं। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल केस लगाया वो 14 मई के इलेक्शन का नहीं लगाया, वो लगाया है मुल्क में एक दिन इंतखाब कराने का।
और उसके अंदर अब क्या होगा वो तो जवाबात आएंगे सामने, क्योंकि नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने, कल भी मैंने ये बड़ी तफसील से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अटॉर्नी जनरल से कहा था कि आप लोगों ने हमारे 14 मई वाले पे अभी तक नज़रसानी की अपील भी नहीं की। तो वो इलेक्शन कमीशन ने अपील कर दिया, उसका फैसला भी होना है अपील का, क्योंकि वो कल दायर हुई है, नंबर भी लग चुका है, एक्सेप्ट भी हो चुकी है। अब ऐन मुमकिन है आपकी और हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान में वो केस अलग से लग जाए, वो कल सुबह लग जाएगी। तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है ना कि वो कब कौन सा बेंच बनाते हैं, लेकिन जो अब हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एक दिन में इलेक्शन का। और उस पर मैंने कल बड़ी तफसील से कही थी कि मैं उस पर पूरी उम्मीद हूँ कि कोई रास्ता बन सकता है। सब ने थोड़ी थोड़ी फेस सेविंग ली है और सब रास्ता देने और लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि जी बिल्कुल हाँ किसी की ये रिजर्वेशन ये है कि 16 सितंबर से पहले करा लें, कोई चाहता है कि 16 सितंबर के बाद हो। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुल के जो बात कही वो कही है 2009 के एग्जेक्टिव ऑर्डर को वापस लेने की, और उनमें शायद अभी सिर्फ जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वही रह गए हैं, बाकी सब लोग रिटायर हो गए हैं। उसके अंदर भी 2-3 कबाहतें हैं कि देखें वो ऑर्डर के तहत हुआ तो वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में थे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तो ये एक बुनियादी तौर पे नई अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर आपने धौंस करनी है, आपने ज़बरदस्ती करनी है कि आपने नहीं मानना, फिर भी उसके अंदर अगली रुकावट ये होगी कि आप निकाल दें, नोटिफाई कर दें। ज़ाहिर है जजेस ने फैसला देना, एग्जेक्टिव ने अमल करना होता है, और उसके लिए अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट्स होती हैं रिस्पेक्टिव कि वो उसको नाफिज कराएं। जो फैसला हुआ है वो भी नाफिज किससे कराएंगे? कोई फोर्स तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, वो भी फिर वही इंतजामिया है, चाहे उसमें सिविल इंतजामिया हो या फौजी इंतजामिया हो। क्या जस्टिस फाइज ईसा अगर ये ऐसा काम कर दें तो वो क्या ओथ लेने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल उस वक्त उनके पास होगा। जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को उस वक्त मुशर्रफ साहब ने निकाल दिया तो सबसे पहले ओथ किसने लिया? वो सरतापा जो चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो थे जस्टिस भगवान दास वो गए हुए थे इंडिया उस वक्त अपनी यात्रा के लिए। जब वो आए फिर जस्टिस हमीद डोगर मिल गए इनको, उन्होंने ओथ लिया जब इमरजेंसी प्लस लगी। इशू ये होता है कि क्या आपके पास वो जजेस अवेलेबल हैं जो आप एक्शन करना चाह रहे हैं, और एक गवर्नमेंट करना चाह रही है, एक जनरल का करना, एक सिविलियन गवर्नमेंट का करना बिल्कुल फर्क होगा। लेकिन हम ये देखेंगे क्योंकि ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो चीजें आज एक जज साहब के बारे में अयाज सादिक ने कही, क्या यही कुछ छुप के काजी फायद ईसा साहब के केस में उस वक्त KFBR के लोगों ने नहीं किया था? क्या उनको एमनेस्टी फाइनेंस बिल में 2 साल बाद नहीं दी थी? वो जो उस वक्त के बाद में उनको चेयरमैन भी बनाया गया था इसी प्राइस पे कि उन्होंने फायद ईसा का केस जो डाटा था फैमिली का इलीगली उसको जो शहजाद अकबर साहब यूनिट चला रहे थे उसको दिया था, कानून में उसकी गुंजाइश नहीं थी, उसको फिर इन्हें कवर करना पड़ा फाइनेंस बिल में लाके कि अफसर दे सकते हैं। यहाँ पे ये काम दूसरे तरीके से हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हाउस से ऑर्डर करा दिए गए हैं, FBR और ऑडिटर जनरल से कहा गया है कि वो लाके डाटा दें। ये चोरी छुपे नहीं हुआ कि पहले डाटे का जायजा लिया जाए, रेफरेंस मौजूद है, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया। ये बिल्कुल सीधी सीधी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट इनके सामने खड़ी है, और हमारे लिए ये बड़ा ही बदकिस्मती की बात है। लेकिन जो बात नवीद साहब ने कही ना, मैं दोबारा बता दूं, इलेक्शन कमीशन की एक आखिरी बात। इलेक्शन कमीशन ने वो आइन में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उनकी कि ये डेट इलेक्शन कमीशन को ही देनी होती है, और वो फौजी जर्नैलों ने आके जब वो आए हैं उन्होंने बैठ के ऐवान सदर में वो इख्तियार अपने पास रखा कि तारीख मैं दूंगा। ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने जो मांगी है कि दोबारा दें, वो बिल्कुल ठीक मांगी है। सही जी। ऐसा आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करेगी तो अपने मकासद, जो कहा जा रहा है कि ये महज अपने फ़वाइद के लिए इस तरह की कवानीन और कमेटियाँ और ये सब बातें हो रही हैं, तो ये मकासद हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, कोशिश तो यही है कि जो मकासद हुकूमत ने तय किए हुए हैं, और मकासद नहीं है सिर्फ मकसद है, और वो एक ही मकसद है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, जाओ जो करना कर लो। ये आइन में लिखा होगा, फिर आइन में ये भी लिखा हुआ है कि आप इसको मुलतवी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आइन बड़ा दिलचस्प है ना। ये एक जगह कहता है कि नहीं हर हाल में 90 दिन में कराएं, दूसरी जगह कहता है कोई बात नहीं, अब इनको मुलतवी भी कर सकते हैं। अब वो ज़ाहिर है उन हालात को जो उस पर आते हैं वो उस तरफ हम नहीं जाते। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे बड़ा मकसद हुकूमत का ये था कि इस केस को टेकअप ना करे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जितना इन्होंने चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के खिलाफ एक कैंपेन बाकायदा चलाई हुई है, रोज़ एक नया अटैक होता। आज जो हमारे दोस्त मलिक अहमद खान बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे। मलिक साहब बड़े, चूँकि मैं पुराना जानता हूँ उन्हें, बड़े धीमे मजाज के हुआ करते थे। लगता है कहीं बड़ी जगह दोस्तियां उनकी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए तलखी मुझे उनके लहजे में भी अब नज़र आती है। राना सनाउल्लाह का बता दिया, अयाज सादिक का आमिर ने आपको बता दिया वो जो कह रहे हैं।
तो बात इतनी आसान नहीं है, मतलब ये आप प्रेशराइज करें, आप उसके खिलाफ करें, क्योंकि इन्हीं लोगों के आप माजी के बयानात देख लें, ये जो आज बहुत गरज चमक इनके लहजों में नजर आ रही है, ये क्या करते थे कि ऐसी की तैसी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठा के भी देखे और चीफ जस्टिस का फैसला आखिरी होता है और उसी के साथ हमने खड़े होना है। लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस अगर ये कह रहे होते कि कोई इशू नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इनको बिल्कुल टाइम देना चाहिए और जितना टाइम ये मांगे दे दें, तो इन्हीं चीफ जस्टिस की तारीफें आप सुन लेती। हाँ, अलबत्ता पीटीआई की तरफ से कुछ और कैंपेन चल रही होनी थी इनके खिलाफ। तो हमारे सियासतदान तो माशाल्लाह अब अल्लाह का बड़ा करम है इन पे, ये अपने जाती और वक्ती मफादात के लिए ना आइन की परवाह करते हैं। तब हम तनकीद हमेशा डिक्टेटर्स पे करते हैं कि जी देखें आइन को पामाल कर दिया, ये जमहूरी अदवार में भी तो आइन पामाल होते हैं और इसकी बेहतरीन मिसाल तो इस वक्त हमारे सामने है कि आप आइन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सही कि जी चूंकि सूट नहीं करते हमें इलेक्शन, तो हमने सॉरी हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी इस अपने मकसद हासिल करने में। सही है। और खुदा न खास्ता मुझे जो खतरा है कि इस हद तक न चली जाए कि फिर एक बार कहा जाए कि ये नाहल और नालायक होते हैं सियासतदान, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अजीज हमवतनों बच जाओ। सही है जी, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं फैसल साहब, इसका मतलब तो यही है ना कि ये सियासतदान फिर खुद मौका देते हैं और फिर बाद में वो ये बयानियाँ बना लेते हैं। अब ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, एक मौका तो मिला इनको मुज़ाकरात का, तो उस पर वो बात नहीं कर पाए, मना नहीं पाए एक दूसरे को। वो जो ईगोज़ की हम बार बार बात करते हैं, ज़ाती मफादात, तो सिर्फ ना इलेक्शन कराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है फैसल साहब? वो जो याद साहब कह रहे हैं कि एक मौका उनको मिल जाए कि सियासतदान नाइल और नालायक होते हैं, कोई शक रहा है इन लोगों के नाइल और नालायक होने में? अभी किसी को शक बाकी बचा है? और किस हद तक की नालायक की जाके हमने चेक करनी है? अच्छा, बड़े मज़े की सूरत हाल है, बहुत ही दिलचस्प उसको कहते हैं ना। समझ लें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, सारे फंस गए और सब एक दूसरे को सींगे मार रहे हैं और सामने वाला कम जख्मी हो रहा है और अपने सींगों से खुद ज़्यादा ये जख्मी हो रहे हैं। अदलिया भी फंस गई है, नून लीग भी फंस गई है, तहरीक इंसाफ भी फंस गई है। अब भाई अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पता नहीं किसकी यकीनदानी थी या उनका बाजवा साहब बकौल इनके उन्होंने बाजवा साहब का ही मशवरा माना। अगर बाजवा साहब जो उनको अपना दुश्मन भी कहते हैं, अपने दुश्मन का मशवरा मान के पंजाब असेंबली ना तोड़ते तो आज इनके साथ जो अपने घर से भी इनको व्हील चेयर पे अदालत जाना पड़ रहा, तो कम से कम व्हील चेयर पे अदालत नहीं जाना पड़ता, पैर पे चल के चले जाते। जिस खौफ के आलम में इनको घूमना पड़ता उस खौफ के आलम में नहीं घूमना पड़ता। अदलिया देख ले कि फैसला नहीं कर पा रही, आपस में तय कर लो, मुज़ाकरा कर लो, जरगा बिठा लो। भाई आप अदालत हो, आप कोई अगर कोई आदमी, कोई हुकूमत, कोई इदारा कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो आप कानून के मुताबिक फैसला करें ना, उनको क्यों बोल रहे हैं कि जाके खुद फैसला कर लो। मुस्लिम लीग को देख ले, हमारा सियासी सरमाया डूब गया। भाई या कौम की आपके आने के बाद सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब गई, आप अपने सियासी सरमाए को रो रहे हो। तो किसी के पास है ना कुछ बचा नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को सींगे मार रहे हैं। ठीक, किसी के पास कोई तस्वीर क्लियर नहीं है करना क्या है। रोज की पॉलिसी रोज बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है ये अपने हिकमत अमली पे जो है वो अमल पैरा हो जाते हैं। हुकूमत ने तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। आज तक की जो ज़ाहिरी सूरत हाल है, जो ज़ाहिरी सूरत हाल है वो तो यही है कि इस ज़ाहिरी सूरत हाल में हुकूमत का पल्ला भारी है। इलेक्शन तो वो ना करवाने की उसकी पॉलिसी है तो उसमें वो कामयाब है। अच्छा, वो आइन के तहत है, आइन के खिलाफ है, कानून के तहत है, कानून के बरखिलाफ है। यहाँ किसने आइन ने मानना? कौन सा कानून काय का आइन? ये तो हम जैसे गरीबों के लिए आइन होता है, ताकतवरों के लिए कौन सा मुल्क में आइन कानून है? वो अपने मकसद में जो हुकूमत कामयाब है। आम आदमी का जो असर हो रहा है वो हुकूमत का एजेंडा नहीं है। यहाँ कौम की जमा पूंजी डूब गई, उसकी फिक्र नहीं है। उनका सियासी सरमाया डूब रहा है, उसकी उनको ज्यादा फिक्र है कि हमारा सियासी सरमाया जो है वो डूब रहा है। सही। तो इस जंग का समझ से बाला तरह के फाते कौन होगा? सारी जख्मी हो गए। देखिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि नुकसान में तो हम ही हैं, इलेक्शन ना हो और जो टाइम है आप कैसे नुकसान में? आप तो तबका इशराफ किया हो यार, आप कहाँ से नुकसान में? जो टाइम फ्रेम दिया है उसके मुताबिक भी गवर्नमेंट अब तो ये चाह रही है कि उस टाइम फ्रेम में भी हम तो खा रहे हैं पॉपकॉर्न और गवर्नमेंट तो आपको भी खाने चाहिए पॉपकॉर्न। अगर आप नुकसान में तो आप भी पॉपकॉर्न खाओ, फिर मैं
जी। ये मेरे ख्याल इलियास साहब को भी दे दिया करे जब इनकी बारी आती है, मुझे यहाँ तो पॉपकॉर्न ही दे दिया करे, मैं बैठ के खाता रहा वो। तो वो ये है कि जब तक टाइम फ्रेम वगैरह जब तक गवर्नमेंट का है अक्टूबर तक का है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट चाह रही है कि अक्टूबर, क्योंकि गवर्नमेंट को जो सारी सूरत हाल है इकॉनमी की, जो गवर्नमेंट चेंज रजीम चेंज किया था, उसके बाद जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को पता है कि अब इलेक्शन के मैदान में गए तो उनको कुछ नहीं मिलता दिखाई दे रहा। अब तो ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो सर्वे करवाए इन्होंने उनमें इनका बड़ा बुरी हालत है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अब जो डेट एक दिन इलेक्शन पे तो मुत्तफिक हैं, मुज़ाकरात का कहाँ गया सारा सिलसिला? मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं जब तक लंदन से कोई फैसला नहीं होगा। अब मियाँ साहब गए हैं, छोटे कायद गए हैं एयाज साहब के उधर लंदन गए हैं, तो उधर जाके उन्होंने जाके जाहिर बड़े कायद से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कोई लाहे अमल तय करेंगे, क्योंकि फैसले सारे लंदन में होते हैं ना, गरीबों के मुल्क के फैसले अमीरों के मुल्क में होते हैं जाके। तो उधर से फैसले करके जब इधर आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि डेट का क्या डिसाइड हुआ, कि अक्टूबर में होंगे, सितंबर में होंगे, या इसमें डिसाइड करेंगे। तो बहरहाल ये अभी तो सारी सूरत हाल है। तो बहरहाल उतनी देर में जितने भी हैं ये एक दूसरे पर फायरिंग करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। आज देखें, आज पब्लिक अकाउंट कमेटी से कह के भी इस तरह कर लिया, तो जाहिर है एक दूसरे को जैसे वो फैसल साहब करें सींग मारते रहेंगे और देखेंगे उसमें कौन जख्मी होता है। आपस में मारते हैं, जख्मी हम हो रहे हैं। अवाम तो वो सोचते भी नहीं, वो तो हम तो पता नहीं किस मुल्क की कौम लगते हैं इनको, वो तो बेसिकली अपने लिए लड़ रहे हैं। और उनके बेसिकली कि इस्लामाबाद में इख्तिदार कौन करेगा और ये पंजाब के तख्त कौन लेगा, ये इस मसलों पर उनको फिक्र है। अवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है। अवाम की फिक्र तो बस सिर्फ अवाम को खुद है कि अब क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे। अब तो रोज की सोचते हैं, पहले महीने की सोचते थे, अब तो रोज खर्चा नहीं पूरा होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही सूरत हाल है। गवर्नमेंट आपकी बात दुरुस्त है, आपका पॉइंट आ गया। अब ये इनकी अपनी ही लड़ाई है और ये वाक़तन इस लड़ाई में आम आदमी को तो भूल गए हैं। वो बार बार हम करते हैं कि जिस आदमी ने आपको वोट देना है, जिस आम आदमी ने, उसी के वोट से आपने ये तख्त या तख्ते का फैसला होना है कि किसने बैठना है, उसी को ही भूल गए हैं। तो ये अब आपस की लड़ाई इनकी है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल हम रखेंगे वज़ीर ख़ारजा से मुतालिक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए भारत के सियाहती मुकाम गोवा पहुँचे हैं। PTI ने बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर शदीद तनकीद किया है। हम सवाल ये रखेंगे कि बिलावल भुट्टो के दौरे पर यह तनकीद कितनी जायज़ है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये एक इम्पोर्टेंट फोरम है और इस फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने खित्ते की बेहतरी के लिए। तो अगर गए हैं एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए तो मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 12 साल बाद भारत गए हैं और वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के 2 रोज़ा इजलास है जिसमें वो शरीक हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2011 के बाद पहले वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के जो भारत के दौरे पर पहुँचे हैं। उनके दौरे भारत को आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत का हामिल कहा जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दिए गए इशाइये पर लगी हैं, क्योंकि इशाइये में पाक भारत वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गैर रस्मी बातचीत का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और इसे ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात से मंसूब किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत रवानगी के मौके पर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने मुख्तलिफ क़यास सराइयों को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि दौरे को दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत के तौर पर ताबीर नहीं किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को मज़ीद तनहा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन PTI की जानिब से बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर शदीद तनकीद हो रही है और इसे अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए ये दौरा किया गया है। इमरान खान कहते हैं कि उनके लिए कश्मीर का इशू है ही नहीं। 5 अगस्त के बाद हमने भारत से ताल्लुकात तोड़े। बिलावल भुट्टो के दौरे का मतलब मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इकदाम को तस्लीम करना है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे भारत पर हैं, क्या मकसद उनका हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अमेरिका और इसराइल को खुश करना मकसद हो सकता है, कश्मीर इशू को इम्पोर्टेंस ना देना मकसद हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि उन पर जो तनकीद हो रही है दौरे भारत को लेकर, ये कितनी दुरुस्त है?
पाकिस्तान को हमने वहाँ पहुँचाया है कि जहाँ से कोई खैर की खबर आ नहीं सकती और किसी सूरत में नहीं आ सकती। हमने पढ़ा छोटे होते हुए कि इधर तुम उधर हम भुट्टो साहब करते रहे। वो बाद में पता चला अब्बास अतर मरूम हमारे अखबार के ग्रुप एडिटर थे, वो उनकी सुर्खी थी और उससे वो हकीकत को बना दिया गया। हमने सुना कि जी इंडिया के साथ तो बात करना बड़ा जुल्म है, मोदी का यार जो है वो नवाज शरीफ है, इमरान खान जाके तकरीरें करते थे और ये 23 मई 2019 को उन्होंने मोदी को मुबारकबाद दी कि जी अब आपके साथ साउथ एशिया में बेहतरीन तरक्की और पायदार अमन के लिए हम काम करेंगे। आज शीरी मदारी और फवाद चौधरी कुछ और कह रहे हैं, बिलावल भी कहते थे मोदी का यार नवाज शरीफ कश्मीर में। ये सारे सियासतदानों की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ वो वाहिद आदमी है जो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से बातचीत करके रस्ते तिजारत के भी निकालें, कश्मीर के ऊपर भी निकालें। उसको मोदी का यार बना के इन्होंने कहा जी जैसे वो बड़ा गद्दार है। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी करती रही और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशें जो मोदी के साथ बैकग्राउंड में दोबारा रिकन्सिलिएशन की थी और उनको लाने की थी, वो जनरल बाजवा भी बता रहे हैं, वो इमरान खान भी बता रहे हैं कि जी मुझसे बाला बाला सारा काम हो रहा था। जब फिर डाल के खुद वो जो मोदी के मतलब बाजवा साहब ने करेक्टर को मुबारकबाद दी थी और रास्ता खोला था। क्या कभी हमने हल भी करना है मसला? हमने इसी तरह लड़ना है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप इमरान खान जीत के लाए थे उसमें सज़ा मिली थी हमें 5 अगस्त 2019 को कि जी हमने मकबूजा कश्मीर का वो स्टेटस तस्लीम कर लिया। यही कहा गया ना कि हम हकीकत छुपाते हैं। जब जनरल मुशर्रफ के साथ में खुद आगरा भी गया था, उस वक्त एक एग्रीमेंट होने जा रहा था, लेकिन जनरल मुशर्रफ एक नाश्ते पे थे आगरा में सुबह और उनकी लाइव डिस्कशन शुरू हुई जो इंडिया के अंदर एक मातम हो गया और उन्होंने वो जो बिल्कुल आगरा समिट में कुछ मुज़ाकरात बैकग्राउंड से तय हुए थे वो सारे ख़त्म हुए और पैक हुआ और जनरल मुशर्रफ को उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी कि जी इंडिया के अंदर वावेला हो गया। यही काम जब यहाँ वाजपेयी आए उस वक्त मुशर्रफ साहब करा रहे थे। हमारी एक जमात वहाँ पर लाहौर में डंडे पर खा रही थी, काजी साहब मरूम भी खा रहे थे कि नहीं ये तो बहुत खौफनाक हो जाएगा। हम किसी भी इशू पे अपने आप को अपने मुल्क को चलाने के लिए राजी नहीं होते। एक तरफ अमेरिका हमें तिगनी का नाच नचा रहा है आईएमएफ के ऊपर, सीधी सी बात है कि वो चाइना की तरफ टिल्ट देख रहा है, वो मतलब एक तरफ हमें दबा रहे हैं, देते भी कुछ नहीं। प्रायर कंडीशंस इतनी हमने ज्यादा कर ली हैं जो आज तक नहीं हुई थी। हम डार को जो मर्जी कहें लेकिन कुछ उसने सॉवरेन डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान फंस गया, अवाम खार हो रहे हैं, हम सब आप खार हो रहे हैं। जो जुमा पूंजी का लफ्ज़ फैसल ने यूज़ किया, बिल्कुल ठीक बात है कि हर बंदे के पास है ही कुछ नहीं कि करेगा क्या, लेकिन इसका हल कहीं तो निकालना है। आप एक मईशत जो साउथ एशिया में और इस सारे एरिया में बननी है, आप चाइना के साथ मिल के एससीओ में घुसे हैं कि किसी तरीके से आपकी मेंबरशिप हुई है, सब कुछ हुआ है, आप उस बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को फिर खो दें। मेरे हिसाब किताब में बहुत खुली डिबेट इस पाकिस्तान में इंडिया पे भी होनी चाहिए। हमारे जो ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ हैं वो कहाँ खड़े हैं, किसके बुनियाद पे खड़े हैं। सारे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने पे चले गए हैं और रस्ते दे रहे हैं, फ्लाइटें सऊदी अरब से भी जा रही हैं। वो एक वीडियो आई हुई है कि रियाज मुस्तकबिल का क्या होगा, मगर आप लोगों ने नहीं की, वो जरूर सर्च करके देखिएगा। आप समझते हैं कि ये दौरा जो है वो पाक भारत ताल्लुकात पे असरअंदाज हो सकता है पॉजिटिव? नहीं, ये नहीं होगा, ये तो खालिस्तान एससीओ के ऊपर है, लेकिन चूंकि इंडिया का जिक्र हमारे यहाँ तो वही होना है। मैंने कहा कि मैं वो हूं जो ये देखते हुए बड़ा हुआ था कि जनाब इधर तुम उधर हम भुट्टो साहब ने किया था, ठीक है, यहाँ किसने क्या किया, फौजी ताले आजमा क्या क्या करते रहे और सब किस किस पे डालते रहे। सबने अपनी अपनी बारी पे अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को कुर्बान किया। हमने आधा मुल्क तोड़ दिया और हम सीधे होने के लिए तैयार नहीं। हम यही बहस तो कर रहे हैं कि यहाँ पे डिबेट ओपन कर दें आप हर चीज की। नवाज शरीफ जब 2013 में आए, वो मोस्ट फेवरेट नेशन की बात शुरू हो गई थी, जनरल कियानी थे, उस वक्त उनको कह के रोका गया कि जी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, ये काम ना करें क्योंकि तिजारत खोलना। अब आप हर चीज के ऊपर फंस गए हैं। हमारी हर चीज जो इस वक्त हमें जो जरूरत पड़ती है सस्ती इंडिया से आ सकती है। मैं कोई वकील नहीं हूं इस बात का, लेकिन हम दुबई के रास्ते वही महंगी भी तो खरीद रहे हैं। यहाँ जो ज़रई अजनास हैं वहां के मुकाबले हमारे मुकाबले में सस्ती हैं। हमारे पास सैलाब जो पिछले साल आया, हमारी फसलें तबाह हो गई उससे। हम यहाँ लोगों को कहां से चीजें ला ला के दे रहे थे। यही वो मसाइल हैं जहां पे पूरी डिबेट पार्लियामेंट में भी हो, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सो कॉल्ड एनजीओज हैं, सब में आके बहस करके फैसले करने चाहिए कि हमने करना क्या है। हम बहसियत कौम कहां खड़े हैं, हमने कहां जाना है। ठीक है आमिर साहब जी, साहब आप क्या समझते हैं जो तनकीद हो रही है दौरा भारत बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, कितनी जायज़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, कितनी जायज़ है? तो अब मैंने जो पढ़ा और मुझे पढ़ाया गया, और जब से मैं जर्नलिज्म में आया तो पॉपुलर बयानिया तो ये है कि कश्मीर पे कब्जा कर लिया भारत ने और हमारा वज़ीर ख़ारजा क्यों गया। इसीलिए ये पीटीआई की तरफ से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, वो जो फवाद भी कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा किया बिलावल। अच्छा, ये हमारा बहुत ठीक फैसला है। उसकी वजह ये कि आप इंडिया के लिए वहाँ नहीं जा रहे, आप चाइना के लिए जा रहे हैं।
देखिए ना, चाइना सरबराह है ना एससीओ का जी, और वो चाइना जो अब रोल प्ले करने जा रहा है दुनिया में, सबसे ज्यादा रोल। अब डिबेट हो रही है कि क्या युआन डॉलर को रिप्लेस करेगा, यहाँ तक बातें चली गई हैं। और उसकी मतलब ट्रेड का वो जो हजम है उसको आप चेक कर लें चाइना को, मतलब बहुत ज्यादा रोल जो प्ले करने जा रहा है मुस्तकबिल में चाइना है। फिर जाहिर है हमारे साथ जो हमारे हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या ना जाके आप चाइना को नाराज करते इसमें। ये भी बात ठीक है कि भारत में इस वक्त बिलावल को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो नॉर्मल हालात में मिल सकता था। शायद मुलाकात भी ना हो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से, या वो शेक हैंड हो जाए, वो चूंकि वेलकम तो उन्होंने करना है सारे वज़रा ख़ारजा को, उसमें शायद हो जाए। लेकिन स्टिल ये नहीं भी होता सब कुछ, स्टिल आप एक पॉजिटिव स्टेप है आपका, दुनिया को नज़र आ रहा है कि जी पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि हम नफरत की हमने बहुत कर ली। अब आप देखें पूरी दुनिया की मजबूरी है इंडिया। आप दुबई में देख लेना, उनकी अपनी आबादी कितनी होनी है, मतलब 20 लाख होनी है, वो 40 लाख भारतीय बैठा हुआ वहाँ। मतलब पूरी दुनिया पे लिटरली कब्जा है इंडिया का, ऐसे ही है। और आप मतलब ये बैठे रहे कि नहीं जी मैं बड़ा पहलवान मैं तो गल नहीं करनी, मैं तो जाना नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया इस तरह से नहीं चला करती। उनके पास बीजेपी के पास अक्सरियत आई, 2/3 मेजॉरिटी आई, उन्होंने वो एक फैसला कर लिया। आप जरूरी नहीं है उस फैसले को माने, आप उसको फैसले को ना मानते हुए भी ताल्लुकात रख सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वही चीज आप दुबई से इंपोर्ट करके इतनी महंगी ले रहे होते हैं, और वो आपको यहाँ से मिल सकती है। आपके यहाँ सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं और वहां सस्ती मिल रही होती हैं वो, लेकिन आप नहीं दे सकते। दूसरा, पाक भारत ताल्लुकात, आपसे भी यही ज़िम्नी सवाल पे असरअंदाज हो सकता है ये दौरा? उस पे ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा, इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, जाहिर है उन्हें एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चाहिए, वो बयानियां जाहिर है वो बनाएंगे। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट के लिए शायद मुश्किल होगा इस वक्त ज्यादा कदम आगे बढ़ाना, क्यों यहाँ भी आपको पता है जो मामलात हैं जिस तरह से, क्योंकि मैं वो आपसे कहा ना जो मैंने पढ़ा या मुझे पढ़ाया गया, वो कौम को ज्यादातर वही पढ़ाया गया है, और वो इस पे लोग आज भी कायम है कि नहीं जी ये तो वर्का ही फाड़ देना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है दुनिया जिस तरफ जा रही है, हमें थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए अपनी। बाकी इख्तलाफात हर चीज अपनी जगह है, आप बिल्कुल सरेंडर ना करें कश्मीर पे, आप अपना स्टांस बिल्कुल वैसे ही रखें, सख्त रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ताल्लुकात बिगाड़ लें। लड़ाई तो इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि दोनों मुल्कों में मफाद में नहीं है, साढ़े पल्ले कुछ नहीं और उन्होंने गवाना कुछ नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, इस पे हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो यही सवाल जो फैसल साहब, नवीद हुसैन साहब और इलियास साहब का, इसी पर हम पॉइंट लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के हवाले से, क्या मकसद उनका हो सकता है। फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं दौरा भारत को, और ख़ासतौर पर जो हमारा बुनियादी सवाल है जिस तरह से तनकीद की जा रही है कि अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए ये दौरा किया जा रहा है और कश्मीर को बिल्कुल भुला दिया गया, तो आप किस तरह से इस दौरे को देखते हैं और आप समझते हैं ये जो उन पर तनकीद हो रही है ये दुरुस्त है? और पाक भारत ताल्लुकात में ये दौरा बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि असर डाल सकता है? तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये दौरा असर डाल सकता है नहीं डाल सकता, लेकिन जो आमिर साहब कह रहे थे ना, बचपन में हमें पढ़ाया गया है इधर तुम उधर हम, एक चीज़ और भी हमें बचपन में पढ़ाई गई थी, हमारे जहनों में डाल दी गई थी कि लाल किला के ऊपर हमने झंडा लहराना है। हम भी ये समझते थे बचपन में बड़ा ज़बरदस्त काम है, जन्नत का रास्ता वही है, लाल किला पे झंडा लहराना है। अब जाके समझ में आ रहा है कि भाई क्यों लहराना है यार, या बचपन से जो इस कौम के बच्चों के जहनों को ख़राब किया गया, क्यों ख़राब किया गया? अगर हमने भी नवाज शरीफ साहब की मुखालफत की, अगर नवाज शरीफ साहब जरदारी उससे इंडिया से दोस्ती करना चाह रहे थे तो वाकई जुल्म किया है। इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल को आप भारत से दोस्ती किए बगैर ख़त्म नहीं कर सकते। हम इस मुल्क की दूसरी नस्ल है, तीसरी नस्ल आ चुकी है। 2 नस्लों ने खुशियाँ सिर्फ इसलिए नहीं देखी, तरक्की के मफहूम से इसलिए लाइल रही कि हम इंडिया से लड़ रहे हैं। तीसरी नस्ल भी खुशियाँ नहीं देख रही। कब तक, कितनी नस्लें हमारी जो है ना वो इन खुशियों से महरूम रहेंगी और किस बात की सज़ा काटेंगी?
चंद अफराद की अना की सज़ा काटेंगी। जब चाहो आप मजहबी जमातों को खड़ा कर दो, किसी के खिलाफ झंडे जलाना शुरू कर दो। अब दुनिया में किसकी किससे लड़ाई रह गई है बताएं? क्या जितने पाकिस्तान और हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हैं, क्या इससे कम ताल्लुकात सऊदी अरब और ईरान के ख़राब थे? अरब दुनिया की इसराइल से कम ताल्लुकात थे? अरब दुनिया की वजह से इसराइल के ताल्लुकात ख़राब थे, उसकी वजह से हम इसराइल से नाराज़ थे। अरब दुनिया की इसराइल से दोस्ती हो गई, हम नाराज़ होकर बैठे हुए। सारी अरब दुनिया को हम अपना भाई कहते हैं, वो सबने इंडिया से दोस्ती की हुई है, हम जो है नाराज़ होकर बैठे हुए। ईरान और सऊदी अरब की भी दोस्ती हो, सबकी दोस्तियां हो रही है भाई, कि क्यों वजह तो ना, क्यों लड़े इंडिया से? हमारी तो कल्चर एक, हमारा खाना एक, हमारे हद तो ये कि हमारे जो खानदान के लड़ाई झगड़े हैं ना, लड़ाई झगड़े वो भी एक है। जैसे वहाँ भी सास बहू का फड्डा है, हमारे यहाँ भी सास बहू का फड्डा है। माँ भी जो है वो जब बेटे की शादी होती है तो माँ समझती है कि बहू ने जो है मेरे बेटे को छीन लिया, हमारे यहाँ भी माँ ये समझती है बेटे की शादी के बाद कि बहू ने छीन लिया मेरे बेटे को। आप बताएं शादी की तकारीब भी है, सब कह भी रहे थे फैसल साहब, जिस तरह हमारे यहाँ पैदा किया जाता है, आप स्ट्रिक्ट होता है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। सबको आमिर साहब ने बताया ना, आज ये पहला मौका है कि मैं आमिर साहब की सारी बातों से ना हुर्बा और मुत्तफिक हूँ। आमिर साहब ने बताया ना, खड़ा किया जाता है ना मजहबी जमातों को, खड़ा किया जाता है जुल्म में हमारे साथ। ये हमारे साथ तो चले, जो जुल्म होना था वो हो गया, अब आने वाली नस्लों पे तो रहम खाना चाहिए ना हम सबको मिलके। आइंदा का इलेक्शन इसी बात पे लड़ना चाहिए, जिस सियासी जमातों को, सियासी लीडरशिप को जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा कि आप आइंदा का इलेक्शन लड़े इस बुनियाद पे कि हम इलेक्शन जीत से इंडिया से दोस्ती करेंगे। कुछ जुर्रत तो पैदा करें ना। हमारे मुल्क में क्यों जो है इतनी जुर्रतमंद लीडर नहीं आती जो मसले का जेन्युइन हल तलाश करे? हम कब तक मसनूई नारों पे और मसनूई बातों पे इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत करते रहेंगे? ये जेन्युइन हल है इस मुल्क का, दोस्ती करो भाई इंडिया से। क्यों लड़े इंडिया से? वजह तो लड़ने की, और हासिल किया इस लड़का 70 साल ने बता तो देना आपने क्या हासिल कर लिया। कितने 200 साल बाद भी लड़ते हो, फिर क्या हासिल कर लोगे? एक दिन तो दोस्ती होनी है, वो चाहे 200 साल बाद हो, 400, भाई खुदा के लिए आज ही कर लो यार। हम भी अपनी जिंदगियों में जो है ना थोड़ी बहुत खुशियां देख लें। मतलब कोई बिला जवाब जंग जुल्म है इंडिया से, पता नहीं अल्लाह ताला कहने फैसल आज ना कराए, एक आध महीने बाद। अरे सर आप फिक्र नहीं करें, 50 साल बाद भी नहीं होनी, 50 साल बाद भी नहीं होनी। इधर इस मुल्क में जब तक ये मौजूदा मसनूई क़यादत मौजूद है ना, कभी होनी नहीं है, और जेन्युइन क़यादत का तो असर ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। एक तबका जो बहुत ज्यादा तादाद में वो चाहता है कि पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो, और ये दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। इंडिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और आलमी इदारों में उसकी जो गिरफ्त बनती जा रही है ना, यकीन करें कि कुछ अरसे के बाद शायद इंडिया को हमारी जरूरत भी नहीं रहेगी। अभी हम लोग तो एक खुश फहमी में और खाम ख्यालियों में जिंदगी गुजारने वाले कौम बन चुके हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि दुनिया जा कहाँ रही है। ठीक, जी जी। अच्छा दुआ देखें, मेरे ख्याल में हम बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे को, जो कि प्योरली जो है वो एससीओ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के लिए का जो उसका मकसद है, उसको लेके शायद हम काफ़ी आगे चले गए हैं। मेरे ख्याल में जब फॉरेन मिनिस्टर ने अपना फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कंफर्म किया, तो उसके बाद आप देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का एक बयान सामने आया था, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कोई बायलैटरल एंगेजमेंट ऑन द साइड लाइन ऑफ एससीओ कॉन्फ्रेंस होगी, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको जो है उसका जवाब दिया कि कोई बायलैटरल एंगेजमेंट हम अपने हमसाये के साथ उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि वो दहशतगर्दी का फ़रोग या उसका एक्सपोर्ट जो है वो तर्क ना कर दे। तो ये बात करना पीटीआई की तरफ से भी मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा करना इन इट सेल्फ ये एक बहुत मेरे ख्याल में मस्बत कदम है पाकिस्तान की तरफ से। मस्बत कदम इन द सेंस के जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा अपने वीडियो पैगाम में कि वो जा रहे हैं एक मल्टाईलैटरल एक जो तंजीम है उसके फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में, और वो किसी बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए नहीं जा रहे। और जैसे मैंने कहा कि जयशंकर ने पहले ही इस चीज़ को जो है वो इसको रूल आउट कर दिया है कि कोई बायलैटरल एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं होगी।
तो ये कहना कि जी कश्मीर का इशू पसे पुश डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तनकीद जो है पीटीआई की तरफ से ये बेजा तनकीद है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो असेसमेंट किया है और उनका जो बयान है वो एक अच्छा बयान है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि जी इस दौरे से क्या पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे कोई मस्बत फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कुछ नहीं पड़ेगा। और जैसे अयाज खान साहब ने कहा कि जो आगे इलेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहा है 2013 में, 2023 में, और 2024 में जो है वो इंडिया में भी इलेक्शन आ रहा है। और हमने ये देखा है कि बीजेपी जो है वो हमेशा पाकिस्तान कार्ड वो खेलती है और पाकिस्तान कार्ड के ऊपर ही उसका वोटर उसको वोट देता है। और जैसे किसी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अपोज टू पाकिस्तान, जहां पे इंडिया कार्ड जो है वो नहीं चलता। आप ये देख लें कि जो मोदी सरकार की, जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है विज़ावी पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर, तो वो पाकिस्तान को कोट अनकोट वो पाकिस्तान को सीधा करने के लिए जो है उससे बातचीत करेगा। उससे जो हमारे जो आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं, स्पेशली कश्मीर, उसके ऊपर जो है वो बात नहीं होगी। और वो तो हमने देख लिया 2019 में ही, जब उसने कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो वापस ले ली। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें कश्मीर ने पाकिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल किया। आप ये देखें, जब मोदी ने इलेक्शन जीता उस वक्त जो है वो सार्क ममालिक के तमाम सरबराहान को उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन के लिए, अपनी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए जो है बुलाया, वहाँ पे पाकिस्तान को भी बुलाया। उसके साथ साथ आप उसके बाद भी आप ये देख लें कि जब नवाज शरीफ की जो उसकी बर्थडे के लिए उन्होंने जो अनअनाउंस्ड दौरा जाती उम्रा का किया था, तो वो उससे एक बड़ा जो मोदी का एक जो इमेज बना हुआ था इंटरनेशनली, जो इवन यानी अमेरिका में उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी हुई थी, तो वो इंटरनेशनली उस इमेज को उन्होंने जो है वो डाइल्यूट किया। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें कि उसके इंटरेस्टिंगली उसके फौरन बाद आप पठानकोट का वाकया होता है, उसके बाद जो है उड़ी का वाकया होता है, और पाकिस्तान को अगेन जो है वो एज एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान को वो बना के पेश किया गया। तो अभी इंडिया के पास मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट मैं नहीं तवक्को कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ मैं टाइम कम है अब। जी इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं तनकीद जायज़ है? तनकीद करना इस वक्त बनता नहीं है, क्योंकि जो था जो जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो जा रहे हैं, वो कोई ऐसा मकसद नहीं है उनका कि वो जाके मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं जैसे कि सब कह रहे हैं। लेकिन वो जो है तनकीद भारत की जानब से भी जो बातचीत की जा रही है, लेकिन उसको मुस्बत लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जा रहे हैं। ये तो अभी इस मसले में है कि कोई और मसला नहीं है, ये तो एक मेज़बानी जो कर रहे हैं वो चाइना है, तो इसमें तो इनका कोई ऐसा मसला नहीं कि दूसरे मामला। हाँ, इस पर जो अभी जो मुलाकात वगैरह, तो जाहिर है जाना बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिलावल का। 12 साल के बाद जो जाके पाकिस्तान के जो कई मामला जो सर्द खानों में पड़े थे, आपस में तनकीद हो रही थी और आपस में बड़ा ये, क्योंकि मोदी जो है वो हर मसले में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश अपनी तकरीरों में करता है। ज़ाहिर है उसने बीजेपी ने वोट हासिल करने तो इनको ज़रा करना है, तो बयानबाजी तो वो करेगा। तो लिहाजा हमारा जाना उधर ज़रूरी भी था, ताकि कि पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत कदम रखा। पाकिस्तान गया है जाके बातचीत करने के लिए, जाके उधर शिरकत करेगा, ज़ाहिर कोई ना कोई बात होगी, तो कोई मसले को हल दिखाई देता है कि कोई ना कुछ होगा। अगर मुज़ाकरात करना चाहता, जाहिर है ये कोई आइस ब्रेक होगी, तो इसमें कुछ आगे मसले कुछ चलेंगे, इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। तो बेहतर हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हम बड़े यानी पीछे रह गए इस मसले में, हमें जाके अगर बातचीत करनी है, अपना मौक़िफ़ भी बताना है, तो उनके प्लेटफॉर्म, उनके जाके मुल्क में जाके बातचीत उनके वज़रा से करनी चाहिए, बजाय कि हम खामोश होकर बैठे रहे आपस में एक दूसरे को घूरते रहे, उसके मसले का हल देखा ही नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और चीज़ से ही मसाइल का हल निकलता है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।